डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर ओपन यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के इस चैतन्य स्टूडियो से मैं डॉक्टर राखी जैन, असिस्टेंट प्रोफेसर संस्कृत विभाग, आप सभी विद्यार्थी मित्रों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के पेपर नंबर SKT कोम 202 संस्कृत कथा साहित्य परिचय, संस्कृत कथा साहित्य, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। इस पेपर का विभाग नंबर 1 संस्कृत कथा साहित्य परिचय और इसी का एकम नंबर 6 जिसका नाम है नीति कथाओं पंचतंत्र अने हितोपदेश, इसके विषय में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। तो नीति कथाएं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें नीति संबंधी उपदेश दिए गए हैं उनको नीति कथाएं कहा जाता है, अर्थात नैतिक उपदेशों से संबंधित कथाएं नीति कथा। तो प्रसिद्ध नीति कथाएं दो मानी गई है संस्कृत साहित्य में, पंचतंत्र एवं हितोपदेश, ये सबसे प्राचीन कथाएं हैं। इसके बाद अनेक नीति कथाएं जैसे नीति शतकम इत्यादि इनकी रचना हुई, लेकिन जो पंचतंत्र है यह सबसे प्रसिद्ध नीति कथा मानी जाती है। और इसी के साथ दूसरी कथा है हितोपदेश, इसके विषय में हम इस एकम में अध्ययन करने वाले हैं। तो पंचतंत्र के रचयिता है विष्णु शर्मा, ये एक ब्राह्मण थे। इस ग्रंथ की रचना जो है राजनीति का शिक्षण प्रदान करने हेतु की गई है। विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना क्यों की? राजनीति का शिक्षण प्रदान करने हेतु। महिलारोप्य नामक नगर के राजा अमर शक्ति थे। उनके 3 पुत्र थे, वसु शक्ति, उग्र शक्ति एवं अनेक शक्ति। ये अमर शक्ति के 3 पुत्रों के नाम हैं। पहला वसु शक्ति है, दूसरा उग्र शक्ति और तीसरा है अनेक शक्ति। और इस राजा के जो ये तीनों पुत्र थे, ये तीनों महामूर्ख थे। तो इनके विषय में चिंतित राजा ने विद्वानों की एक सभा बुलाई तथा उन विद्वानों की सभा में पूछा कि क्या कोई ऐसा विद्वान यहाँ पर उपस्थित है जो उनके पुत्रों को तेजस्वी बना सके। अर्थात राजा जो है वो अपने पुत्रों के विषय में चिंतित था क्योंकि वे अत्यंत महामूर्ख थे। तो राजा ने उस विद्वानों की सभा में पूछा कि क्या यहाँ पर कोई ऐसा विद्वान है जो मेरे इन तीनों पुत्रों को तेजस्वी बना सके। तो उन्हीं के दरबार में उपस्थित एक 80 वर्षीय विष्णु शर्मा नामक विद्वान ने यह चुनौती स्वीकार की तथा तीनों राजकुमारों को 6 महीने के अंदर नीति शास्त्र में निपुण बनाने की प्रतिज्ञा की। जब राजा ने उन विद्वानों की सभा में पूछा तो उन सभा में एक 80 वर्षीय विष्णु शर्मा नामक विद्वान था और उस विद्वान ने ये जो राजा जो चुनौती दे रहे थे अपने पुत्रों को विद्वान बनाने की, तो विष्णु शर्मा ने वह चुनौती स्वीकार कर ली और उसके तीनों राजकुमारों को 6 महीने में नीति शास्त्र में पारंगत करने की प्रतिज्ञा ली। और अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 6 महीने के भीतर उसने अपने तीनों राजकुमारों को, अर्थात जो विष्णु शर्मा थे, उन्होंने उन तीनों राजकुमारों को अपने द्वारा रचित पंचतंत्र नामक ग्रंथ पढ़ाया तथा उन्हें नीति शास्त्र में असाधारण रूप से निपुण बना दिया। अब जब प्रतिज्ञा को स्वीकार की विष्णु शर्मा ने, तो विष्णु शर्मा ने क्या किया कि जो तीनों राजकुमारों को वह अपने साथ ले गया तथा पंचतंत्र नामक जो अपने द्वारा रचित ग्रंथ था, वह ग्रंथ विष्णु शर्मा ने उन तीनों राजकुमारों को पढ़ाया और उनको पढ़ाकर उसका ज्ञान देकर उसने उन तीनों को 6 महीने में ही नीति शास्त्र में अत्यंत पारंगत बना दिया। उसके बाद से यह ग्रंथ बालकों को बुद्धिमान बनाने के उद्देश्य से सर्वत्र प्रसिद्ध हो गया। जब विष्णु शर्मा ने अपने ग्रंथ से 6 महीने के भीतर ही तीनों राजकुमारों को जब नीति शास्त्र में पारंगत बना दिया, तो उस समय के बाद से जो यह ग्रंथ है इसकी प्रसिद्धि किस रूप में हुई कि बालकों को बुद्धिमान बनाने के उद्देश्य से सभी लोग इस ग्रंथ का अध्ययन अपने बालकों को कराने लगे। अर्थात जिस किसी को भी नीति शास्त्र में बुद्धिमान बनना है एवं निपुण बनना है, वह इस ग्रंथ का अध्ययन कर सकता है। उस ग्रंथ का नाम है पंचतंत्र। पंचतंत्र के रचयिता विष्णु शर्मा स्वयं कहते हैं कि अधीते य इदम नित्यम नीति शास्त्रम शृणोति च न पराभवम आपनोति शक्रादपि कदाचन। अर्थात अधीते य इदम नित्यम नीति शास्त्रम शृणोति च, अर्थात जो मनुष्य इस नीति शास्त्र का अधीते अर्थात अध्ययन करता है, शृणोति च एवं साथ में ही श्रवण करता है,
न पराभवम आपनोति शक्रादपि कदाचन, अर्थात वह पराभव को प्राप्त नहीं करता है। किससे पराभव को प्राप्त नहीं करता है? शक्रादपि कदाचन, अर्थात वह शक्र यानी इंद्र से भी कभी पराजित नहीं होता है। तो पंचतंत्र की विषय में यह प्रसिद्ध श्लोक है कि जिस किसी भी मनुष्य ने इस नीति शास्त्र का अर्थात इस पंचतंत्र रूपी नीति शास्त्र का जिसने प्रतिदिन अध्ययन किया एवं श्रवण किया, वह कभी भी इंद्र से पराजित नहीं हो सकता है। अब जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पंचतंत्र, जिसमें 5 तंत्र आते हैं। तो इन 5 तंत्रों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। पहला है मित्र भेद, दूसरा है मित्र संप्राप्ति, तीसरा है काकोलूकीय, चौथा है लब्ध प्रणाश और पांचवा है अपरीक्षित कारक। इनके विषय में आगे विस्तार से बताया गया है कि इन 5 तंत्रों में क्या क्या उपदेश दिए गए हैं। पहला है मित्र भेद। मित्र भेद नामक प्रथम तंत्र में पिंडालक नामक सिंह तथा संजीवक नामक वृषभ के बीच मित्रता थी, परंतु चालाक सियार के द्वारा इन दोनों के बीच क्या हो गई? फूट पड़ गई, अर्थात इन दोनों की मित्रता टूट गई। इसमें सिंह का नाम था पिंडालक और वृषभ अर्थात जो बैल था उसका नाम था संजीवक। तो इन दोनों के बीच में पहले घनिष्ठ मित्रता थी, लेकिन चालाक सियार ने क्या किया? इन दोनों की मित्रता को तोड़ दिया और इन दोनों के बीच में फूट डाल दी। इस मुख्य कथानक को आगे बढ़ाते हुए पशु पक्षियों की मनोरंजक कहानियों के माध्यम से यहाँ पर राजनैतिक घटनाओं की शिक्षा दी गई है। तो इन दोनों मित्रों के बीच में जो फूट डाली गई, तो यही इसका मुख्य कथानक है। और इसी कथानक को आगे बढ़ाते हुए इसमें क्या किया गया है? इसमें लेखक के द्वारा पशु पक्षियों की जो मनोरंजक कहानियां हैं, इनके माध्यम से राजनीति संबंधी घटनाओं की शिक्षा प्रदान की गई है। दूसरा तंत्र है मित्र संप्राप्ति। मित्र संप्राप्ति नामक द्वितीय तंत्र में अनेक प्रकार के जो जीव हैं, अनेक प्रकार के जो प्राणी हैं, उनका अलग अलग नाम यहाँ पर रखा गया है और उनका ही कथानक इसमें सम्मिलित किया गया है। तो चित्रग्रीव नामक कबूतर, हिरण्यक नामक चूहा, लघुपत्नक नामक कौवा, चित्रांग नामक मृग, मंथरक नामक कछुए की कथा मुख्य कथानक बिंदु है। अर्थात इन मित्रों का जो समूह है, इस समूह बनाने के प्रभाव को दर्शाने वाली कथाएं इसमें सम्मिलित की गई है। अर्थात अच्छे मित्रों का समूह जो है वो मित्रता पर क्या प्रभाव डालता है, तो यह सभी इस कथानक के माध्यम से यहाँ पर दिखाया गया है। तो इतने प्रकार के यहाँ पर मित्र हैं, जैसे कबूतर, चूहा, कौवा, मृग, कछुए, इन सभी के कथा जो है वो मुख्य कथानक का बिंदु है। तीसरा है काकोलूकीय। तीसरा तंत्र है काकोलूकीय। इस तृतीय तंत्र में कौवे और उल्लू की जन्मजात शत्रुता के उदाहरण द्वारा युद्ध एवं संधि के सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, काकोलूकीय, काक प्लस उलूकीय। तो कौवा और उल्लू इन दोनों की जन्मजात शत्रुता के उदाहरण यहाँ पर दिए गए हैं इस तृतीय तंत्र में, और इनकी शत्रुता के उदाहरणों द्वारा ही युद्ध और संधि अर्थात संधि और विग्रह के सिद्धांतों की यहाँ पर व्याख्या की गई है। चौथा है लब्ध प्रणाश। लब्ध प्रणाश नामक चतुर्थ तंत्र में रक्तमुख नामक बंदर एवं कराल मुख नामक मगरमच्छ की मुख्य कहानी के साथ ही कुछ गौण कहानियां भी सम्मिलित की गई हैं। अब इस जो तंत्र है, इस तंत्र में मुख्य रूप से किस पर प्रकाश डाला गया है कि लब्ध प्रणाश अर्थात जो अर्जित वस्तुएं हैं उनके नाश की संभावना पर प्रकाश डाला गया है। अर्थात जो वस्तु हमारे पास है, जो हमारे द्वारा अर्जित की गई है, उसका भविष्य में कभी ना कभी नाश होने की संभावना है ही। तो इस विषय पर यहाँ पर प्रमुख रूप से प्रकाश डाला गया है। पांचवा तंत्र है अपरीक्षित कारक। अपरीक्षित कारक नामक पंचम तंत्र में विचारहीन कर्म करने से उत्पन्न होने वाली समस्या तथा परिणामों को विभिन्न कहानियों के माध्यम से सिखाया गया है। अर्थात जब विचारहीन कर्म, बिना विचारे यदि कोई कार्य किया जाता है, तो उस कर्म करने से उत्पन्न होने वाली समस्याओं तथा उसके परिणामों के विषय पर प्रकाश डालते हुए इस कहानी को आगे बढ़ाया गया है। तो इस प्रकार जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, इसमें 5 तंत्र प्रमुख रूप से सम्मिलित किए गए हैं।
अब जो कथानक है, इसकी दृष्टि से पंचतंत्र की कथाओं को दो प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है। पहला वर्गीकरण है विषयगत वर्गीकरण और दूसरा है प्रकारगत वर्गीकरण। जैसा कि हम पहले पढ़ते हुए आ रहे हैं, विषयगत, प्रकारगत एवं स्वरूपगत वर्गीकरण, लेकिन यहाँ पर स्वरूपगत वर्गीकरण को सम्मिलित नहीं किया गया है। पहला वर्गीकरण है विषयगत वर्गीकरण। विषयगत वर्गीकरण के दो विभाग हैं, मुख्य कथा और उपकथा। मुख्य कथा में कौन कौन सी कथाएं आ सकती है? या तो राजनीतिक कथाएं, लोक व्यवहार संबंधी कथाएं अथवा नैतिक कथाओं को समावेश मुख्य कथा में किया जा सकता है। और मुख्य कथा से लगती हुई जो उपकथाएं हैं, जो छोटी कथाएं हैं, उसमें राजनैतिक कथाएं, नैतिक कथाएं, उद्योग संबंधी कथाएं, भाग्यवाद संबंधी कथाएं और सामाजिक कथाओं का इसमें समावेश किया जा सकता है। दूसरा वर्गीकरण है प्रकारगत वर्गीकरण। प्रकारगत वर्गीकरण के दो भाग हैं, लोक कथा और नीति कथा। अर्थात या तो पंचतंत्र की जो कथाएं हैं, या तो लोक कथा हो सकती है अथवा नीति कथा भी वह हो सकती है। अब जो पंचतंत्र की कहानियां हैं, इसके पात्रों का वर्गीकरण किस प्रकार किया गया है? अर्थात इन पंचतंत्र की कहानियों के कौन कौन से पात्र हो सकते हैं? वो पात्र या तो पशु पक्षी हो सकते हैं, अथवा देवता हो सकते हैं, अथवा असुर या राक्षस हो सकते हैं, और मानव में स्त्री या पुरुष को भी इसमें पात्र के रूप में लिया जा सकता है। पंचतंत्र की कहानी के बाद दूसरी प्रसिद्ध कथा है हितोपदेश की कथा। इसका भी नीति कथा में समावेश किया गया है। और हितोपदेश जो कथा है, इसके रचयिता कौन है? नारायण नामक विद्वान। अर्थात नारायण जो है, इन्होंने किसकी रचना की? हितोपदेश की रचना की। और ये जो नारायण थे, ये राजा धवल चंद्र के आश्रित थे। अर्थात राजा धवल चंद्र के सभा के यह प्रमुख विद्वान थे। इनकी सभा में रहने वाले यह प्रमुख कवि थे। हितोपदेश की कथा जो है, यह 4 भागों में विभक्त की गई। जैसे पंचतंत्र की कथा है, उसे 5 तंत्रों में विभाजित किया गया है, उसी प्रकार जो हितोपदेश की कथा है, इसको 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है मित्र लाभ, दूसरा है सुहृद भेद, तीसरा है विग्रह और चौथा है संधि। अर्थात इसमें जो पहला है मित्र लाभ, अच्छे मित्रों की संप्राप्ति से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उससे संबंधित कथाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। दूसरा है सुहृद भेद, अर्थात जब आपस में मित्रों में जो फूट डालने वाली जो कहानियां हैं, उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। तीसरा है विग्रह, विग्रह अर्थात युद्ध संबंधी कथाएं। और चौथा है संधि, अर्थात जो आपस में 2 राजाओं के बीच में संधि या 2 लोगों के बीच में जो संधि हो जाती है, उसकी कथाओं को इसमें सम्मिलित किया गया है। पंचतंत्र की कथाओं के अतिरिक्त इसमें 17 अन्य कथाएं भी जोड़ी गई है। अर्थात इसमें पंचतंत्र की कुछ कहानियों को तो लिया ही गया है, इसके साथ में 17 अन्य नई कहानियां भी जोड़ी गई है। इन 17 कहानियों में 7 कहानियां पशु विषयक है, 5 कहानियां कूटनीति से संबंधित है, 3 कहानियां लोक कथाओं से संबंधित है और 2 कथाएं कैसी है? उपदेश से संबंधित है, उपदेशात्मक कथाएं हैं। तो इस प्रकार 17 अन्य कथाओं को इस हितोपदेश की कथा में जोड़ा गया है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने नीति कथाओं के विषय में पढ़ा और इन नीति कथाओं में पंचतंत्र एवं हितोपदेश की कथा को विशेष रूप से हमने जाना। इन कथाओं का कथानक जो है, उसको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है और इन कथाओं को किस किस प्रकार से विभाजित किया गया है, उसके विषय में आज हमने अध्ययन किया। आगे हम अन्य विषय के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वाध्यायः